हेलो डियर फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस में। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक ही होंगे और स्वस्थ होंगे। तो आज के इस वीडियो में मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यानी एमसीक्यू कवर करेंगे। केमिस्ट्री यानी रसायन शास्त्र के सारे क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सारे क्वेश्चन को कवर करेंगे। देखिए, आपका सेंटअप एग्जाम होना है और बोर्ड एग्जाम के लिए भी ज्यादा टाइम नहीं बचा हुआ, जिस कारण आप लोग को अच्छी तरह से तैयारी करनी चाहिए। तो चलिए देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन क्या करा। सबसे पहला क्वेश्चन है कि ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या है या फिर ग्लूकोज में कायरल कार्बन की संख्या होती है। तो इसके लिए सबसे पहले क्या करेंगे, ग्लूकोज का जो मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है उसको हम लोग लिखेंगे। तो C6H12O6 से क्या होता है, ग्लूकोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला होता है। जब इसका ओपन स्ट्रक्चर करेंगे, यहां तो नहीं हो पाएगा, जब इसका हम ओपन स्ट्रक्चर करेंगे तो चार ऐसे एटम मिलेंगे जो चार अलग अलग टाइप के एटम से जुड़े हुए रहते हैं। कायरल कार्बन किसको कहते हैं? वह कार्बन जिसके साथ चार अलग अलग टाइप के यानी डिफरेंट टाइप के एटम जुड़े हुए रहते हैं, उसी को क्या कहते हैं, कायरल कार्बन कहते हैं। लेकिन ग्लूकोज में चार ऐसे कार्बन एटम है, यानी चार ऐसे कार्बन के एटम होते हैं जो अलग अलग टाइप के चार डिफरेंट टाइप के एटम से जुड़े हुए रहते हैं। ठीक है, तो उसी को कहते हैं कायरल कार्बन। तो इसकी जो संख्या होती है ग्लूकोज में चार होती है। कितनी होती है? चार होती है। ठीक है, तो बढ़ते हैं दूसरा क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन करा सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में कौन कार्बोहाइड्रेट है? थायमिन, लैक्टोज या फिर ग्लिसरॉल या फिर इंसुलिन। तो लैक्टोज क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। लैक्टोज को क्या कहते हैं? मिल्क शुगर के भी नाम से जाने जाते हैं। लैक्टोज हो गया, माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये सब क्या है? कार्बोहाइड्रेट है। अगला क्वेश्चन कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, कह रहा है कि डीएनए में थायमिन दो हाइड्रोजन बंधन द्वारा किस भस्म से जुड़ा हुआ रहता है? एडेनिन या फिर साइटोसिन या फिर थायमिन या फिर गुआनिन। तो किसके द्वारा जुड़ा हुआ रहता है? तो ये रहता है एडेनिन के द्वारा जुड़ा हुआ रहता है। यानी डीएनए में थायमिन दो हाइड्रोजन बंधन द्वारा किस भस्म से जुड़ा हुआ रहता है? तो एडेनिन भस्म से जुड़ा हुआ रहता है। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि एडेनोसिन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? एडेनोसिन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो इसका जो उदाहरण है आपको राइट आंसर चूज करना है। चौथा नंबर क्वेश्चन का इसका जो राइट आंसर हो जाएगा न्यूक्लियोसाइड, यानी क्या हो जाएगा? एडेनोसिन निम्नलिखित में से किसका उदाहरण है? तो न्यूक्लियोसाइड का उदाहरण है। पांचवा नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, ज्यादा टाइम नहीं लिया जाएगा। क्वेश्चन जो है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, जितना कम समय में हो सके ज्यादा क्वेश्चन को कवर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि ये थ्योरी नहीं है जो एक तरह से ड्राइव करके समझाना पड़ेगा। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन पायरिमिडिन भस्म नहीं है? यूरासिल या फिर साइटोसिन या फिर थायमिन या फिर गुआनिन। पायरिसिल यानी पायरिसिल जो पायरिमिडिन जो भस्म पढ़े टाइप जो पढ़े वही आपको पूछा जा रहा है। तो इसमें जो गुआनिन है ना, ये पायरिमिडिन जो है एक तरह से भस्म नहीं है। निम्न में कौन पायरिमिडिन भस्म नहीं है? तो गुआनिन क्या है? पायरिमिडिन भस्म नहीं है। बाकी तीनों के तीनों क्या है? पायरिमिडिन भस्म है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नांकित में या फिर निम्नांकित शुगर में से सबसे मीठा कौन होता है? ग्लूकोज होता है, लैक्टोज होता है, फिर सुक्रोज होता है, फिर फ्रुक्टोज होता है। तो फ्रुक्टोज क्या होता है? सबसे मीठा होता है। यानी ग्लूकोज, फ्रुक्टोज या ग्लूकोज, सुक्रोज और लैक्टोज के कंपैरिजन में फ्रुक्टोज सबसे क्या होता है? मीठा होता है, सबसे ज्यादा स्वीटेस्ट होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है सातवां नंबर क्वेश्चन कि एंजाइम क्या है? कार्बोहाइड्रेट है, लिपिड है, प्रोटीन है या फिर उपयुक्त है? कोई भी नहीं। एंजाइम, जो एंजाइम के बारे में जो पढ़े हैं, एंजाइम क्या है? तो ये क्या है? प्रोटीन है। एंजाइम क्या है? प्रोटीन का एक प्रकार है, एक टाइप होता है। अगला क्वेश्चन आठवां नंबर क्वेश्चन कर रहा है, सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन कर रहा है कि कार्बोहाइड्रेट जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड इकाई प्रदान करते हैं उसे कहते हैं, ये 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है। मोनोसैकेराइड कहते हैं या फिर डाइसैकेराइड कहते हैं या फिर ओलिगोसैकेराइड कहते हैं या फिर पॉलीसैकेराइड कहते हैं? क्या कहते हैं इसको भाई? इसको कहते हैं ओलिगोसैकेराइड। क्या कहते हैं भाई? इसको ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। यानी कार्बोहाइड्रेट में जो जलांशित होकर 3 से लेकर 10 मोनोसैकेराइड इकाई प्रदान करता, प्रोवाइड करता, उसको क्या कहते हैं? ओलिगोसैकेराइड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर कह रहा है कि सुक्रोज का सूत्र होता है, सुक्रोज का क्या सूत्र होता है? मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या होता है? C12H22O11 या फिर H12 या फिर O11 या फिर C12H24O11 या फिर C12H22O10। आपको राइट आंसर चूज करना है 9 नंबर क्वेश्चन का। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा C12H22O11 क्या है? सुक्रोज का सूत्र होता है, सुक्रोज का मॉलिक्यूलर फार्मूला होता है। क्वेश्चन करा कि सुक्रोज का जलांश देता है, सुक्रोज का जलांश क्या देता है भाई? ग्लूकोज का एक अणु या फिर दो अणु ग्लूकोज या फिर एक अणु ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज या फिर एक अणु ग्लूकोज तथा माल्टोज। आपको राइट आंसर चूज करना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोज का जो सुक्रोज का जो एक जलांश देता है, सुक्रोज का जलांश जो देता है, एक अणु ग्लूकोज देता तथा क्या देता? फ्रुक्टोज देता है। यानी एक अणु ग्लूकोज और फ्रुक्टोज देता है कौन? सुक्रोज का जलांश देते हैं। 10वां नंबर मेरा क्वेश्चन कवर हो गया। सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फ्रुक्टोज एक है, क्या है भाई? फ्रुक्टोज एक है, क्या है? आपको राइट आंसर चूज करना है। कीटो हेक्सोस या फिर एल्डो हेक्सोस या फिर हेक्सो कीटो या फिर हेक्सो हेक्सिस एल्डोन। आपको राइट आंसर चूज करना। फ्रुक्टोज क्या है? देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा फ्रुक्टोज कीटो हेक्सोस है। क्या है भाई? फ्रुक्टोज जो है, फ्रुक्टोज एक कीटो हेक्सोस है। अगला क्वेश्चन बढ़ेंगे 12वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है।
ये क्वेश्चन करा कि पेप्टाइड बंध के निर्माण में निकलने वाले अणु का नाम क्या है, अम्ल है, एमीन है, या फिर जल है, या फिर एल्कोहल है। यानी पेप्टाइड बंध के निर्माण में जो अणु निकलते हैं उनका नाम क्या है, वही आपको पूछा जा रहा है। ये जो है जल है, यानी जो अणु निकलते हैं वो जल के रूप में निकलते हैं, H2O के रूप में निकलते हैं। अगला क्वेश्चन 13वां नंबर क्वेश्चन करा, सिंपल क्वेश्चन है। पीरिडॉक्सिन को जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है भाई, विटामिन B12 या फिर विटामिन B6 या फिर विटामिन B2 या फिर विटामिन B12 या फिर विटामिन B1। आपको राइट आंसर चूज करना है। पीरिडॉक्सिन जो दूसरा नाम है उसको क्या कहते हैं। 13वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, विटामिन के बारे में आप लोग का अगर थ्योरी कंप्लीट है ये क्वेश्चन आप लोग को आना चाहिए। तो इसका जो नाम है विटामिन B6 को क्या कहते हैं, पीरिडॉक्सिन कहते हैं। विटामिन B6 को क्या नाम से जाने जाते हैं, पीरिडॉक्सिन के नाम से जाने जाते हैं। अगला क्वेश्चन 14 नंबर क्वेश्चन करा, सिंपल क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण नहीं करते हैं, यूरेसिल या फिर राइबोस शर्करा या फिर फॉस्फोरिक अम्ल या फिर गवानिडीन, कौन नहीं करते हैं। तो ये जो है गवानिडीन जो है एक तरह से क्या नहीं करते, न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण नहीं करते, न्यूक्लिक अम्ल का एक तरह से स्ट्रक्चर नहीं करते, न्यूक्लिक अम्ल के बनाने में भाग नहीं लेते। कौन, गवानिडीन भाग इसमें नहीं लेते हैं। अगला क्वेश्चन करा 15वां नंबर क्वेश्चन करा कि विटामिन B12 में क्या होता है, फेरम सेकंड या फिर कोबाल्ट थर्ड या फिर जिंक सेकंड या फिर कैल्शियम सेकंड। आपको राइट आंसर चूज करना है। विटामिन B12 में जो होता है वो किस क्या सम्मिलित होता है, उसमें कोबाल्ट सम्मिलित होता है विटामिन B12 में। ये किस में सम्मिलित होता है, कोबाल्ट पाए जाते हैं, विटामिन B12 में कोबाल्ट पाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन करा विटामिन ए से रिलेटेड है कि विटामिन ए कहलाता है, क्या कहलाता है भाई, एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर रेटिनोल या फिर कैल्सीफेरोल या फिर टोकोफेरोल, क्या कहलाता है विटामिन ए को कहते हैं रेटिनोल कहते हैं। यानी विटामिन ए का दूसरा नाम क्या है, रेटिनोल है। रेटिनोल के हम लोग जहां अगर रेटिनोल बोला जाए तो वहां समझ लिए कि वहां विटामिन ए की बात की जा रही है। क्वेश्चन कह रहा है कि न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड्स एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड से एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, किस बॉन्ड के द्वारा, हाइड्रोजन बॉन्ड या फिर पेप्टाइड बॉन्ड या फिर ग्लाइकोसाइड संपर्क के द्वारा या फिर फॉस्फेट समूह के द्वारा, किसके द्वारा ये एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। तो ये जो जुड़े हुए रहते हैं फॉस्फेट समूह के द्वारा, यानी फॉस्फेट ग्रुप के द्वारा न्यूक्लियोटाइड्स में एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं। न्यूक्लिक अम्ल में न्यूक्लियोटाइड्स जो है एक दूसरे से जुड़े हुए रहते हैं, फॉस्फेट समूह के द्वारा जुड़े हुए रहते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जुपिटर आयन का निम्न में से कौन सा उदाहरण है। जुपिटर आयन का एग्जांपल दिया जा रहा है, वो आपको एग्जांपल निकालना है। यहाँ राइट आंसर कौन सा होगा, यूरिया या फिर ग्लाइसिन हाइड्रोक्लोराइड या फिर अमोनियम एसीटेट या फिर अल्फा एलानिन। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा अल्फा एलानिन। ये क्या है, यानी जुपिटर आयन का एक तरह से क्या है, उदाहरण है। जुपिटर आयन का प्रकार है अल्फा एलानिन। अगला क्वेश्चन कह रहा है 19वां नंबर क्वेश्चन कि जुपिटर आयन बनाने में कौन समर्थ है, CH3NO2 या फिर CH3COOH या फिर CH3CH2NH2 या फिर H2NCH2COOH। राइट आंसर चूज करना, जुपिटर आयन बनाने में कौन समर्थ है, कौन सहायक है। 19वां नंबर क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा H2NCH2COOH। ये क्या है, जुपिटर आयन बनाने में एक तरह से समर्थ है, सहयोग देता है। क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन सी है, सिट्रिक अम्ल है या फिर लैक्टिक अम्ल है या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल है या फिर पैरासीटामोल है। विटामिन B12 विटामिन सी के बारे में बात की जा रही है। विटामिन सी को क्या कहते हैं, इसको कहते हैं एस्कॉर्बिक अम्ल के नाम से जानते हैं। यानी एस्कॉर्बिक अम्ल का दूसरा नाम क्या है, विटामिन सी, यानी विटामिन सी को ही क्या कहते हैं, एस्कॉर्बिक एसिड कहते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा डाइसैकेराइड है, लैक्टोज या फिर स्टार्च या फिर सेलुलोज या फिर फ्रक्टोज। लैक्टोज, स्टार्च या फिर सेलुलोज या फिर फ्रक्टोज। 21वां नंबर थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा लैक्टोज। यानी डाइसैकेराइड कौन सा भाई, लैक्टोज है। या लैक्टोज को क्या कहते हैं, मिल्क शुगर के नाम से भी जाने जाते हैं। माल्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, ये सब क्या है, डाइसैकेराइड है। अगला क्वेश्चन करा 22वां नंबर क्वेश्चन कि इनमें से कौन सा बड़ा अणु नहीं है, इनमें कौन सा बड़ा अणु नहीं है। डीएनए, मंड या फिर मंड को क्या कहते हैं, सुक्रोज कहते हैं। ये वैसे जो सुक्रोज वगैरह होता है उसको क्या मंड कहते हैं, शर्करा वगैरह, या फिर पीमाटेट या फिर इंसुलिन। यानी इनमें से बड़ा अणु कौन सा नहीं है। 22वां नंबर क्वेश्चन थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। ये जो पीमाटेट है ना, ये बड़ा अणु नहीं है। बाकी डीएनए हो गया, मंड हो गया, इंसुलिन हो गया, ये एक तरह से बड़े अणु होते हैं, बड़ा टाइप का अणु होता है, यानी मॉलिक्यूल से होते हैं। एक तरह से पीमाटेट इसमें से राइट आंसर हो जाएगा। पीमाटेट क्या नहीं है, बड़ा अणु नहीं है। स्टार्च के बारे में पूछ रहा है अगला क्वेश्चन कह रहा है कि स्टार्च की मोनोमेरिक इकाई यानी एकलक इकाई क्या है, ग्लूकोज है, फ्रुक्टोज है या फिर ग्लूकोज व फ्रुक्टोज दोनों है या फिर मैन्नोस है। स्टार्च की जो एक तरह से मोनोमेरिक इकाई होता है यानी एकलक जो जिसको कहते हैं वो क्या है, स्टार्च के बारे में पूछा जा रहा है। ये जो आपका ग्लूकोज क्या है, स्टार्च का मोनोमेरिक इकाई है, यानी मोनोमेरिक इकाई यानी मोनोमेरिक एकलक इकाई है। ठीक है, तो इस तरह से 23वां नंबर क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ग्लूकोज क्या है, मोनोमेरिक इकाई है, किसकी है, स्टार्च की।
सारे क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है, जितने भी हम लोग क्वेश्चन कवर कर रहे हैं। 24वां नंबर क्वेश्चन करा कि स्टार्च का जल अपघटन करने पर हम अंत में प्राप्त करते हैं। स्टार्च का जब जल अपघटन किया जाए यानी हाइड्रोलाइसिस किया जाए तो लास्ट में जो हमको प्राप्त होता है वो क्या प्राप्त होता है, ग्लूकोज या फिर फ्रुक्टोज या फिर दोनों या फिर सुक्रोज। इसमें जो प्राप्त होता है लास्ट फाइनल स्टेज में ग्लूकोज प्राप्त होता है। क्या प्राप्त होता है भाई, ग्लूकोज प्राप्त होता है। स्टार्च का जल अपघटन यानी हाइड्रोलाइसिस करने पर हमको जो प्राप्त होता है अंत में लास्ट में वो ग्लूकोज प्राप्त होता है। 25वां नंबर क्वेश्चन करा कि सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है जिसका एक अणु जल अपघटन से देता है, यानी जिसका एक अणु एक मॉलिक्यूल से जो हाइड्रोलाइसिस दे देता है। हाइड्रोलाइसिस से प्रकार एक से प्राप्त होता है, वही आपको चूज करना। ग्लूकोज के 2 अणु या फिर ग्लूकोज के 2 अणु प्लस लैक्टोज के 1 अणु या फिर ग्लूकोज के 1 अणु प्लस फ्रुक्टोज के 1 अणु या फिर फ्रुक्टोज के 2 अणु। राइट आंसर चूज करना। 25वां नंबर क्वेश्चन को जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा ग्लूकोज के 2 अणु, उसके बाद प्लस हो जाएगा लैक्टोज के 1 अणु। ये क्या होता है कि सुक्रोज एक डाइसैकेराइड है जिसका अणु जो है जल अपघटन करके देता है। क्या देता है, ग्लूकोज के 2 अणु देता है और लैक्टोज के कितने अणु, 1 अणु प्रदान करते हैं हाइड्रोलाइसिस के बाद। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित अम्लों में से कौन सा अम्ल एक विटामिन है, एस्पार्टिक अम्ल या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर एडिपिक अम्ल या फिर सैकेरिक अम्ल। कौन सा अम्ल जो है एक प्रकार का अम्ल है, यानी कौन सा अम्ल एक विटामिन है। ठीक है, वो आपको पूछा जा रहा है। 4 अम्ल है, आपको 4 अम्ल से चूज करके निकालना। इसमें से जो है एस्कॉर्बिक अम्ल क्या है, एक तरह से विटामिन का प्रकार है, विटामिन सी कहते हैं इसको, विटामिन का प्रकार है एस्कॉर्बिक अम्ल। आगे बढ़ेंगे 27वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन करा कि ग्लूकोज के संबंध में यानी ग्लूकोज के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है, मतलब गलत है, यानी सही नहीं है। बाकी 3 जो है सही है, एक सही नहीं है, वही आपको चूज करके निकालना। यह एक एल्डिहाइड्रोस है या फिर HI के साथ गर्म करने पर यह एनहेक्सेन देता है या फिर यह फ्यूरेनोस के रूप में उपस्थित रहता है। कौन सा इसका राइट आंसर होगा 27वां नंबर क्वेश्चन का। ये जो राइट आंसर हो जाएगा HI के साथ गर्म करने पर यह एनहेक्सेन देता है। ये जो बात है, ये जो कथन है, ये स्टेटमेंट गलत है। किसके संबंध में, ग्लूकोज के संबंध में। ये क्या है, कथन सही नहीं है। अगला क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित में, यह क्वेश्चन करा कि निम्नलिखित बी समूह के विटामिनों में से कौन सा हमारे शरीर में संग्रहित हो सकता है, विटामिन B1 या फिर विटामिन B12, B2 या फिर विटामिन B6 या फिर विटामिन B12। ये कौन सा संग्रहित हो सकता है हमारे शरीर में, वही आपको पूछा जा रहा है। देखिए, ये जो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो जाएगा विटामिन B12। ये क्या है कि बी समूह के ऐसे विटामिन है, यानी बी टाइप के, ये सब क्या है, बी लगा हुआ था, ये सब क्या बी ग्रुप का विटामिन है, यानी बी समूह के विटामिन में से कौन सा हमारे शरीर में संग्रहित हो सकता है, तो विटामिन B12 हमारे शरीर में संग्रहित हो सकता है। और इसके कमी से, विटामिन B12 की कमी से क्या होता है, स्कर्वी होता है, यानी जो स्कर्वी, ये जो गम्स होते हैं उसमें ब्लीडिंग होने लगता है अगर इसकी कमी आ जाए, विटामिन B12 की अगर कमी हो जाए। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार उपस्थित नहीं है, एडेनिन या फिर थायमिन या फिर साइटोसिन या फिर यूरेसिल। डीएनए में निम्नलिखित में से कौन सा क्षार उपस्थित नहीं है, एडेनिन आपको राइट आंसर चूज करना। 4 ऑप्शन आपके सामने, तो ये जो है यूरेसिल। बाकी तीनों के तीनों इसमें उपस्थित रहता है। डीएनए में एडेनिन रहता है, थायमिन रहता है, साइटोसिन रहता है, लेकिन यूरेसिल जो है इसमें उपस्थित नहीं रहता है। यानी डीएनए में कौन सा क्षार, यानी यूरेसिल क्षार जो है उपस्थित नहीं होता है, नहीं प्रेजेंट रहता है। अगला क्वेश्चन 30वां नंबर क्वेश्चन कर रहा है कि डीएनए और आरएनए में 4 क्षार होते हैं। कितने क्षार होते हैं, 4 क्षार होते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा क्षार आरएनए में उपस्थित नहीं है, एडेनिन या फिर यूरेसिल या फिर थायमिन या फिर साइटोसिन। 30वां नंबर क्वेश्चन राइट आंसर चूज करना है। इसका राइट आंसर हो जाएगा थायमिन। ये जो है इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थायमिन। यानी डीएनए और आरएनए में 4 क्षार होते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा क्षार आरएनए में उपस्थित नहीं है, ये थायमिन जो है आरएनए में उपस्थित नहीं होता है, जबकि ये थायमिन डीएनए में उपस्थित होता है। तो 29वां नंबर मेरा क्वेश्चन कवर हो गया। क्वेश्चन करा कि ग्लूकोज ब्रोमीन जल से ऑक्सीकृत होकर देता है, यानी ग्लूकोज ब्रोमीन जल से ऑक्सीकृत होकर के क्या देता है, ग्लूकोनिक अम्ल या फिर सैकेरिक अम्ल या फिर एस्कॉर्बिक अम्ल या फिर एडिपिक अम्ल क्या देता है, वही आपको चूज करना है। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ग्लूकोनिक अम्ल। यानी ग्लूकोज ब्रोमीन जल से ऑक्सीकृत होकर के, यानी ऑक्सीडेशन होने के बाद, यानी ऑक्सीजन के संपर्क करने के बाद कौन सा चीज देता है, ग्लूकोनिक एसिड, यानी क्या देता है, ग्लूकोनिक एसिड देता है। 31वां नंबर क्वेश्चन मेरा कवर हो गया। अगला क्वेश्चन करा सिंपल क्वेश्चन है, इसमें टाइम नहीं लेने की कोई बात है, क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में ज्यादा टाइम देंगे तो हम लोग को थ्योरी में भी टाइम नहीं मिलेगा, क्योंकि थ्योरी जिसका बेस रहता है, अगर जिनका थ्योरी अगर कंप्लीट है, जो अगर थ्योरी अच्छा तरह से पढ़ लिए, तो उनके लिए ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कोई बड़ी चीज नहीं है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन वो यूं चुटकी में ही वो हल करके डालते हैं। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन करा कि ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज है, क्या है भाई, मोनोसैकेराइड या फिर डाइसैकेराइड या फिर ओलिगोसैकेराइड या फिर पॉलीसैकेराइड। क्या है,
ग्लूकोज तथा फ्रुक्टोज क्या है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, ये मोनोसेक्राइड है। ग्लूकोज और फ्रुक्टोज क्या है, मोनोसेक्राइड है। इस तरह से ग्लूकोज और तथा फ्रुक्टोज क्या है, 3200 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन ए। इसमें 3 से कितना होते हैं, 3 से 7 कार्बन एटम्स रहते हैं इसमें, राइबोस भी इसी में आते हैं। तो अगला क्वेश्चन हम पढ़ेंगे 3300 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन डाइसेक्राइड है, सुक्रोज या फिर माल्टोज या फिर लैक्टोज या फिर उपरोक्त सभी कौन है। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, तीनों, यानी सुक्रोज हो गया, माल्टोज हो गया, लैक्टोज हो गया, ये तीनों के क्या है, डाइसेक्राइड है। लैक्टोज को क्या कहते हैं, मिल्क शुगर भी कहते हैं। उसके बाद जो है 3300 नंबर क्वेश्चन को जो राइट आंसर है, लैक्टोज को क्या कहते हैं, माल्ट, इसको क्या कहते हैं, सुक्रोज को एक नाम होता है इसका कैन शुगर के भी नाम से जाना जाता है सुक्रोज को, और माल्टोज को कहते हैं, इसको माल्ट शुगर भी कहते हैं, और लैक्टोज को मिल्क शुगर भी कहते हैं। तीन का तीन जो है, तीनों के तीनों जो है डाइसेक्राइड है। इसका अलग अलग नाम भी है, यानी एक नाम है सुक्रोज का, फिर दोहराता हूं, सुक्रोज का कैन शुगर, माल्टोज को कहते हैं माल्ट शुगर, माल्टोज को माल्ट शुगर क्या कहते हैं, नाम भी रखने में याद आता है। उसके बाद लैक्टोज को क्या कहते हैं, मिल्क शुगर भी कहते हैं। तो इस तरह से राइट आंसर क्या हो गया, उपरोक्त सभी, यानी ऑल ऑफ दिस इसका राइट आंसर होता है। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पॉलीसेक्राइड क्या है आपका ऑप्शन, और क्वेश्चन क्या है कि पॉलीसेक्राइड है क्या है भाई, सेल्यूलोज तथा स्टार्च है, या फिर स्टार्च तथा ग्लाइकोजन है, या फिर सेल्यूलोज एवं ग्लाइकोजन है, या फिर स्टार्च सेल्यूलोज एवं ग्लाइकोजन है। 3400 नंबर क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा स्टार्च सेल्यूलोज एवं क्या है, ग्लाइकोजन है। पॉलीसेक्राइड क्या है भाई, ये तीनों के तीनों है, स्टार्च भी है, सेल्यूलोज भी है और ग्लाइकोजन होते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विटामिन B2, यानी विटामिन B2 है, थायमिन है, या फिर राइबोफ्लेविन है, या फिर एस्कॉर्बिक एसिड है, या फिर पीरिटॉक्सिन है। विटामिन B2 क्या है, 3500 नंबर क्वेश्चन थोड़ा यूनिक क्वेश्चन है। देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा राइबोफ्लेविन। क्या हो जाएगा, यानी विटामिन B2 को क्या कहते हैं, यानी बी ग्रुप के जो ये विटामिन है इसको राइबोफ्लेविन कहते हैं। अगर इसकी कमी आ जाए तो चाइलोसिस, यानी चाइलोसिस नाम का एक रोग होता है, एक डिजीज होता है। तो टोटल कितना क्वेश्चन कवर किए, 35 क्वेश्चन कवर किए। सारे क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है, इसलिए मैं चाहूंगा कि आप सारे क्वेश्चन को कवर करके याद रखने का कोशिश करेंगे। कहीं भी आपको अगर डाउट हो, कहीं भी आपको लगे कि नहीं ये क्वेश्चन का आंसर ये होना चाहिए, तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, कमेंट सेक्शन खुला हुआ है। तो इस तरह से कितना क्वेश्चन कवर किया, 35 क्वेश्चन कवर किए। उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। सारे के सारे क्वेश्चन यूनिक क्वेश्चन है, और इस टाइप के क्वेश्चन आपको बोर्ड एग्जाम और सेंटेप एग्जाम दोनों में पूछे जाएंगे। सेंटेप एग्जाम का टेंशन नहीं लेना है, क्योंकि सेंटेप एग्जाम में सिर्फ आपको एक तरह से क्षमता देखा जाता है, कैपेसिटी देखा जाता है। सेंटेप एग्जाम एक बोर्ड एग्जाम से पहले बोर्ड के द्वारा जारी एक ऐसा एग्जाम है जिससे एक तरह से स्टूडेंट को लगे कि ना अब वो प्रिपेयर हो पाया है या नहीं हो पाया है। वो एक तरह से भी चेक कर लेते हैं कि कितना परसेंटेज मार्क्स लाता है, और जिनका कम मार्क्स आता है वो एक तरह से प्रिपेयर हो जाते हैं, वो स्तर का हो जाते हैं। अलार्म की घंटी उनके माइंड में बढ़ जाती है कि हमारा कितना मार्क्स आने वाला है बोर्ड एग्जाम में। तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है, चैनल पर अगर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि चैनल पर आपको तैयारी कराई जाती है। अगर वीडियो को लाइक नहीं किए तो वीडियो को भी लाइक कर दें, और क्योंकि वीडियो बनाने में काफी मेहनत लगती है। और एक बात, आप लोगों को अगर समझ में आता है, नहीं भी आता तो प्लीज कमेंट कीजिएगा, अगर समझ में आता तो फिर भी कमेंट कीजिएगा, क्योंकि कमेंट का आप लोग के कमेंट का हम एक तरह से वेट करते हैं। ठीक है, तो फिर रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।